बेटा हम लोगों का ना ये आज का जो मेजर मोटिव है वो यही है कि बीइंग अ स्टूडेंट एट दिस पर्टिकुलर टीन एज बहुत सारे चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है। और मेरा मोटिव बीइंग अ टीचर यही था कि खाली हम लोग क्लासरूम के अंदर ही ना उलझे रहें या पढ़ाई के अंदर ही ना उलझे रहें। ठीक है। हम लोग थोड़ा सा हट के एक बार विजन लेके चलें उस बच्चे के एंगल से जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है कि कैसे स्टडीज़ को जो है वो प्लान करना है, कैसे 11th-12th का सिलेबस एक साथ जो है वो प्लानिंग में लेके चलना है। ठीक है। और इतने सारे सिलेबस को किस तरह से हम लोग जो है वो मैनेज करते हैं, किस तरह से आजकल की जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स तुम लोग फेस कर रहे हो, ऑब्वियसली कोई भी उस पर एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। हर बंदा हर बच्चा वही सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करके उन्हीं को चैलेंज लेके जो है वो सॉर्ट आउट करता है और अपना जो है वो अच्छा पाथ डिफाइन करता है। ठीक है। तो मैं रेंडमली जो है वो मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो मुझे लगता है कि आज के डेट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो प्रॉब्लम है और किस तरह से जो है वो इन्होंने टैकल किया। ठीक है। वो हम लोग जो है वो अच्छे से इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है ना वो समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है और मैंने अभी इससे बात की है, शी विल बी वेरी जिसको बोलते हैं ट्रुथफुल। इसके अंदर कोई भी बोस्टिंग हम लोग नहीं करने वाले हैं, पूरे के पूरे जो भी हम अभी हम लोग सेशन करने वाले हैं इस चीज़ का। ठीक है। मतलब जेन्युइनली क्या है कैसे है। ठीक है। कितना इसने किया इस पर्टिकुलर अपना ड्रीम को जो है वो अचीव करने के लिए। ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी बहुत छोटे हैं और हमें पता नहीं है कि किस तरह से चीज़ें आगे चेंज होती हैं या चेंज होने वाली हैं। ठीक है। तो मेरा ये सवाल है इनसे कि कितना टाइम इन्होंने जो है वो सेल्फ स्टडी को दिया अपार्ट फ्रॉम कोचिंग या जो भी ये कर रहे थे साथ में। ठीक है। स्कूलिंग, ताकि ये इस पर्टिकुलर गोल को ड्रीम को जो है वो अचीव कर पाए। ठीक है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि मतलब शायद 2 घंटे सफिशिएंट है, शायद 12 घंटे पढ़ते हैं नीट वाले, शायद नीट वाले 15 घंटे पढ़ते हैं। तो टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है और किस तरह से इन्होंने प्लानिंग किया है, एक बार ये अपना जो है वो ज़रूर बताएंगे। ठीक है। तो जो हम कोचिंग ले रहे हैं उसको आपने कभी नहीं कंसिडर करना कि वो आप पढ़ रहे हो। सेल्फ स्टडी इज समथिंग सेपरेट। आपने 5 घंटे क्लास लगाई, 7 घंटे क्लास लगाई, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। उसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके ओके, ऐसा नहीं है कि आपको 12 12 घंटे 15 15 घंटे पढ़ना है। नो, इट्स लाइक जितना काम आपको आज क्लास में कराया, यू हैव टू गो थ्रू इट, रिवाइज द नोट्स, रीड द बुक्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन बैंक। ये रोज़ करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर ऐसे नहीं होगा। जितना बैकलॉग क्रिएट करते जाओगे चीज़ें पाइलअप होंगी एंड वो फिर नहीं कवर होता इजीली, बहुत मुश्किल होता है। सो इट्स लाइक कि एटलीस्ट रोज़ आप सेल्फ स्टडी के 8 घंटे मान के चलो। आई यूज़ टू डू 7.5 8 8.5 अकॉर्डिंग टू द वर्क। इतना तो करना पड़ता है बिकॉज अगर 5 घंटे की आपकी क्लास लगी है, उसको रिवाइज़ करने में आपको एटलीस्ट 2 ढाई 3 घंटे लगेंगे, बुक पढ़ने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, वो आपको करना ही पड़ता है। इट्स ऑलवेज़ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएंगी चीज़ें। अगर आप सोचो कि मैंने क्लास में सुन लिया था मुझे आ गया, नो, दैट इज़ ओनली 20-30%। वो चीज़ें आपको समझने में हेल्प करेगा, बट अगेन खुद पढ़ना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। जितना आप उस चीज़ को खुद पढ़ोगे खुद करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप थ्रू आउट देखो तो +1 +2 इज़ अ वेरी क्रूशियल पीरियड। दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव फेस। कॉम्पिटिशन में आने के लिए, खड़े होने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये 2 साल तो करना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है, इतना नहीं करना पड़ता, बट ये 2 साल बहुत क्रूशियल होता है, इसमें तो करना पड़ेगा। सो यू हैव टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। आप प्लान करो अपना, जितना सर ने पढ़ाया आप जाके उसको रिवाइज़ करो। क्वेश्चन बैंक भैया बहुत देते हैं, तो ठीक है, उनसे पूछ के जाओ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले क्या सॉल्व करने में मुझे फ़ायदा है, किस चीज़ से मुझे लीड मिलेगी कि मैं आगे और बेटर कर सकती हूँ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रोज़ 7 8 घंटे पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि जैसे जैसे नीट आएगा फिर 12 12 15 15 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। +2 ख़त्म होने के बाद तो पढ़ना पड़ेगा, बट थ्रू आउट तो आपको एटलीस्ट 7 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। +2 ख़त्म होने के बाद जब वो 3 4 महीने रह जाते हैं नीट से पहले, तब तो 15 घंटे 12 घंटे 15 घंटे मान के चलो करना पड़ता है। बट ठीक है, 2 साल की कंसिस्टेंसी अब 8 घंटे में मेंटेन करोगे, नो वन कैन बीट यू इन दिस। सो प्लीज़ आप उस चीज़ पे फोकस करो। ठीक है। तो ये बेटा एक चीज़ जो आपको समझनी है, मतलब मे बी मैं इसको थोड़ा बेटर समराइज करता हूँ कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं।
आप अगर बिल्कुल ये सोच के चल रहे हो कि मैं सेल्फ स्टडी ना करूं और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टीचर के या कोचिंग सेंटर के कंधे पे ही बैठ जाऊं जाके और खुद मैं बट बिल्कुल भी एफर्ट ना लगाऊं, तो दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि अल्टीमेटली यू आर द ओनली वन जिसने वो क्वेश्चन को रीड करना है, यू आर द ओनली वन जिसने वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, आपने आईक्यू लगाना है, अपनी पुरानी नॉलेज को यूज़ करना है और फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो वो बिना सेल्फ स्टडी के जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो ना, 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी पर डे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये पर वीक की, पर मंथ की बात नहीं हो रही। बहुत सारे लोग हैं जो पर वीक भी नहीं कर रहे शायद 8 घंटे की सेल्फ स्टडी यहाँ बैठे हुए हैं, और ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है कि यार हमने यहाँ पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले लिया और बाकी सर की जिम्मेवारी है सारी की सारी। तो वो आप अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि दैट इज़ ओनली प्लेइंग अ पार्ट ऑफ लाइक 20-30%। बाकी सारा का सारा रोल जो है वो आप लोगों को ही जो है वो प्ले करके चलना है, और उसके बिना जो है वो काम नहीं होने वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन है साची मेरा कि जैसे क्या हम तीनों सब्जेक्ट्स रोज पढ़ें, ठीक है। मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी थी उस चीज़ में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या तीनों एक साथ पढ़ते थे, या जिसको बोलते हैं एक सब्जेक्ट पर डे पढ़ रहे थे, या मतलब किस तरह से जो है वो आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को जो है वो मैनेज किया? ओके, मेरी फिज़िक्स वीक थी, शुरू से ही वीक थी, तो ऑब्वियसली मुझे फ़िज़िक्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती थी कि सबसे पहले आके मैं फ़िज़िक्स करूँ। मैं अपने वीक पॉइंट्स को कभी अपने आप पे हावी होने नहीं देना चाहती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मैं फ़िज़िक्स का जो मिल रहा है उसको रिवाइज़ करूँ एंड उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। एंड देन आई यूज़ टू डू केमिस्ट्री, क्योंकि ऑब्वियसली बायो सबसे ज़्यादा सबका आई गेस पॉजिटिव पॉइंट होता है, एटलीस्ट गर्ल्स का होता है कि बायो को ग्रिप करना आसान है। तो सबसे पहले आई यूज़ टू वाइंड अप विद माई फिज़िक्स एंड देन केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में भी अगेन क्वेश्चन सॉल्विंग काफ़ी होती थी, न्यूमेरिकल्स या इनऑर्गेनिक में भी आपको करना ही पड़ता था। तो स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तभी आएंगी चीज़ें। सो फिर सबसे पहले केमिस्ट्री हो गई, पहले फिजिक्स हो गई, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद बायो भी। आई यूज़ टू डू ऑल द 3 सब्जेक्ट्स डेली। अगर कभी होता था कि बर्डनाइज हो रहा है कि फिजिक्स का बहुत काम है, तो कभी कभी बायो स्किप हो जाती थी वंस इन अ वीक। अदरवाइज़ मैं ट्राई करती थी कि वो ना ही हो, कि रोज़ का काम रोज़ हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगले दिन क्लास में जाके अगर बायो भी नहीं पढ़ी होगी तो अगले दिन का भी कम समझ आएगा, तो वो भी थोड़ा एक फैक्टर हो जाता है। पढ़ती मैं तीनों सब्जेक्ट रोज़ थी, बट कभी ऐसे हो जाता था कि फ़िज़िक्स की वजह से बायो को टाइम नहीं मिला, तो एक आधा दिन आई यूज़ टू स्किप ऑल्सो। बट कोशिश यही थी कि तीनों सब्जेक्ट्स रोज़ हो। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे फ़िज़िक्स में ही लगता था, देन केमिस्ट्री एंड बायो ईजिली हो जाती थी, कि बायो का ये था कि टीचर का सब सुन के आए हैं, वी हैव द नोट्स रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है बायो के, बिकॉज आप सब सुन के आए होते हो। एंड देन यू हैव टू जस्ट रीड द NCERT एंड क्वेश्चंस करने में तो टिक 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 होता है बायो का, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो प्रायोरिटी तो यही थी कि पहले फिजिक्स सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि उसकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड देन केमिस्ट्री एंड देन बायो। बट आई यूज़ टू प्लान कि तीनों सब्जेक्ट्स रोज़ हो जाए। अगर एक आधा स्किप हो रहा है तो अगले दिन कवर अप कर लूँ, कि उसको छोड़ती ना चली जाऊँ, बिकॉज अगर वो छोड़ते जाओगे फिर वो सारा पाइलअप हो जाएगा एंड वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ट्राई करो कि तीनों रोज़ करो, बट मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कम आता है, कौन सा ज़्यादा आता है, एंड अकॉर्डिंगली उस चीज़ को प्लान करो। ठीक है बेटा, देखो मैं फिर से 2 पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ। ये ही अप्रोच का डिफरेंस है एक अचीवर की और एक मीडियोकर की, ठीक है। वो क्या कि अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसने बोला कि फिज़िक्स मेरा थोड़ा लोअर साइड पे था, और दूसरी बात अगर आपने सुनी हो तो इसने ये बोला कि इसीलिए मैं फिज़िक्स को ज़्यादा पढ़ती थी, ठीक है। और यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों की स्टोरी है वो अदर वे अराउंड है, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि फिजिक्स मेरा वीक है या केमिस्ट्री मेरी वीक है या बायोलॉजी मेरी वीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है, तो आपका यूजुअली क्या टेंडेंसी रहता है, उसको कम पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि वो तो मेरे को मुश्किल लगता ही है। यही डिफरेंस होता है एक एवरेज मीडियोकर रह जाने में और एक टारगेट अचीवर बनने में, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करके चलना है कि जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम आ रहा है आप उस पर बेटर फोकस जो है वो कर सकते हैं, ताकि आप सारी चीज़ों को जो है वो बैलेंस करके चलें, ठीक है ना। क्योंकि पता है हमें 50% तो बायोलॉजी है ही है, ठीक है। उसको हमने जो है वो डेली अगर 1-2 घंटे भी दे दिए तो वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री बचती है तो 3-3 घंटे तो एटलीस्ट दोनों सब्जेक्ट्स नापते ही हैं, ठीक है। इतना तो आपको सेल्फ स्टडी के अंदर जो है वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो इतने सारे सिलेबस को मैनेज करना जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो टारगेट अचीवर्स हैं वो ये नहीं सोचते कि एक सब्जेक्ट मेरा वीक है और मेरे को इसको कम पढ़ना है, ठीक है। उनकी स्ट्रेटजी हमेशा अदर वे अराउंड है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो मेरे को इस पर ज़्यादा टाइम लगाना है। दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी।
जो कि एक अल्टीमेटली बहुत बड़े डिफरेंस को जो है वो जनरेट कर जाती है कि इस लेवल पे आके हम लोग मतलब खड़े हो जाते हैं आके, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट एक जो मेरे को लगता है कि जैसे अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ +2 में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो +1 का सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे से किया, अपना टाइम जो है वो पूरा लगाया, ठीक है, लेकिन अब जब +2 का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा लैग क्रिएट होता रहता है, ठीक है। 6 मंथ्स अगर वो पूरा का पूरा +2 पे दे रहे हैं तो 6 मंथ्स डाउन द लाइन वो सारा साफ हो जाता है, ठीक है, और मैनेज जो है वो नहीं बहुत सारे बच्चे कर पाते, ठीक है। तो बीइंग इन +2 आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए टू मैनेज एंड रिवाइज द +1 सिलेबस, ठीक है, ताकि आप मतलब उसको जो है वो वेल बैलेंस लेके चलो। आपने इस चीज़ को जो है वो कैसे कैटर किया था, बता दो। ओके तो ठीक है, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, नॉर्मल स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली +2 के साथ साथ +1 को मैनेज करना वॉज डिफ़िकल्ट। तो मैंने पहले यही था कि +2 अच्छे से कर लूँ, ठीक है, वो चीज़ मैंने अच्छे से करी। उसके बाद जब +2 ख़त्म हो गई उसके बाद पूरे 2 महीने +1 को दिए थे, लाइक 2 मंथ्स, नवंबर दिसंबर, वो पूरे 2 महीने सिर्फ +1 की, +1 का टाइम टेबल बनाया, अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनको मैनेज करा, उनका टाइम टेबल बनाया कि ठीक है इन 4 सेट ऑफ दिनों में मुझे इतना 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 हर सब्जेक्ट का करना है। उसके बाद हमारे मॉक टेस्ट होते थे, टेस्ट सीरीज़ थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ रिवाइज हो जाती थी एंड पता चल जाता था कि कहाँ प्रॉब्लम है, अभी कहाँ और पढ़ने की ज़रूरत है। तो +2 ख़त्म होने के बाद पूरे 2 महीने मुझे +1 रिवाइज़ करने में लगे। अगेन सबसे ज़्यादा टाइम मुझे फिज़िक्स में ही लगा एंड देन केमिस्ट्री और बायो कंसेक्यूटिवली हो गई थी, वो इतना मुश्किल नहीं था। फिज़िक्स को ऑब्वियसली करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो वीक थी एंड उसको टाइम भी ज़्यादा चाहिए था, न्यूमेरिकल पोर्शन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट ठीक है, मैंने पूरे वो 2 महीने इसलिए दिए क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब नीट के टाइम में अपनी +1 को लेकर रोऊंगी तो सब कुछ हाथ से जाएगा। बिकॉज अगेन अगर क्योंकि वेटेज दोनों की सेम है, +1 +2 की इक्वल वेटेज है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि वेटेज का कोई इशू है, तो सेम वेटेज है। तो ऑब्वियसली वो +1 करनी ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि अगर वो +1 उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ना की होती, मैंने बोर्ड से पहले वो +2 2 महीने लगा के रिवाइज इसलिए की कि बाद में जाके मुझे प्रॉब्लम ना हो। अगर आप सोचो कि बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद हम +1 पहली बार रिवाइज़ करेंगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका फिर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा कि मुझे तो +1 आती ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता, कैसे होगा। तो ऑब्वियसली वो आपको जब भी आपका फ्री टाइम है, यू नीड टू गेट दैट टाइम एंड आपको वो +1 रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने उस चीज़ को लास्ट के लिए छोड़ दिया फिर वो छूट जाती है, फिर वो मैनेज करना नॉर्मली ईजी नहीं रहता। फिर बाद में आप फिर उस चीज़ को क्रिब करो कि अब तो मेरा होगा ही नहीं, फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना। सो यू शुड टेक दैट टाइम। आपको जब आपका सिलेबस ख़त्म हो +2 का, उसके बाद अब 2 महीने, आई गेस 2 महीने, मेरे को तो 2 महीने लगे थे +1 को पूरा रिवाइज़ करने में, किसी को कम भी लग सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो वो 2 महीने मैंने अपने पूरे दिए थे टू रिवाइज़ +1। उसके बाद फिर हमारा +2 का, तो +2 का तो ये भी होता है ना कि +2 के बोर्ड्स देने होते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली फिर रिवाइज़ हो ही जाती है। तो इसलिए मेरा वो स्ट्रैटेजी था कि मेरी +1 रिवाइज़ हो गई, +2 थ्रू बोर्ड्स भी रिवाइज़ हो ही जाती है मोस्टली, एंड फिर वो दोनों चीज़ों को इकट्ठे मैंने आफ्टर दैट, आफ्टर द बोर्ड्स जो 2 ढाई महीने मिले थे हमें नीट से पहले, तो फिर उसमें दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट रिवाइज़ थी, तो चीज़ें बहुत ईजी हो गई थी मैनेज करनी। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए। तो बेटा मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ फिर से। इसने बोला कि मैंने +1 का रिवीजन +2 ख़त्म होने के बाद किया। इसको मिसइंटरप्रेट मत किया जाए। +1 ख़त्म होने इसके बाद से मतलब है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर +2 सिलेबस इन मार्च, तो अगर आप जो है वो अपना सितंबर तक ख़त्म कर रहे हो तो उसके बाद आप +1 जो है वो कर सकते हो। दिस वाज हर स्ट्रेटजी, ठीक है। लेकिन मैं कई बार बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि वीक में एक दिन जो है वो आप +2 की बजाय +1 पे दो, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बिल्कुल ब्रेक ना हो। यू नीड नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इवन आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। नहीं तो आपने क्या किया, एज सुन एज पॉसिबल कोशिश हो कि आपका +2 का सिलेबस जो है वो टाइमली ख़त्म हो, ताकि आप +1 रिवाइज करना आपको 2-3 महीने का टाइम जो है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल जाए, ठीक है। क्योंकि जब बोर्ड्स आते हैं ना +2 के अंदर, तो उसमें क्या चीज़ रहती है कि बोर्ड्स का सिलेबस और नीट का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इवन अगर मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मतलब इस चीज़ पे करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो MCQs का लेवल है और नीट के जो MCQs का लेवल है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वो हम हवा बना दें वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक वो कर पा रहे हो बोर्ड वाला, ठीक है। अगर आपको मैं एक चीज़ और हाईलाइट करता हूँ, आप कभी भी कोई रैंकर उठा के देखना नीट वाला, ठीक है। शी वॉज टॉपर इन CBSE बोर्ड शाहबाद के अंदर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड शी गॉट लाइक 97.5% मार्क्स इन PCB,
ठीक है, नॉट पीसीबी, ओवरऑल। ठीक है, तो बोर्ड्स के अंदर प्लस टू में भी 97.5% मार्क्स थे, नीट में भी थे, क्योंकि जो अचीवर है ना, ठीक है, एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करना, मतलब उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से की हुई है। अगर किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से की हुई है तो ये बहाना है कि उसके बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस, सिलेबस सब कुछ सेम चल रहा है, सब कुछ चीज़ें सिंक में चल रही हैं। बाकी तो बहाने होते हैं कि यार मैं तो बोर्ड की तैयारी कर रहा था, मैं तो कंपटीशन की कर रहा था। कंपटीशन वाले घर पे गोली देते हैं कि मैं तो बोर्ड्स के अंदर फोकस ही नहीं किया इसलिए मेरे नंबर आ गए। तो अल्टीमेटली आप देखोगे जिसने एक साइड अचीव नहीं किया, दूसरी साइड भी वीक है उसकी। मतलब कहने का मतलब अगर नीट में कोई अचीव नहीं कर रहा तो आप एक्सपेक्ट करो कि जो है वो या बोर्ड्स में नहीं अचीव कर रहा और नीट में बहुत अच्छा रैंक ले जाएगा, वो मतलब हार्डली होता है ऐसा, क्योंकि पीसीबी सिलेबस जो है वो सेम ही सब चीज़ों के लिए जो है ना वो है। ये चीज़ आपको जो है वो अंडरस्टैंड करके चलनी है कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है सिलेबस के अंदर। ठीक है, अच्छा दूसरा, कई लोगों के माइंडसेट है, मैंने देखा है, मतलब अगर मैं नॉट इन दिस पर्टिकुलर क्लास अगर मैं बात करूं या मैं ओवरऑल शाहबाद की बात करूं या हमारे जितने भी लोकल स्कूल के बच्चों का माइंडसेट है, उनको क्या चीज़ ट्रेन की जाती है, उनको दिमाग में ये डाला जाता है कि जस्ट गो फॉर +1 और +2 सीबीएसई बोर्ड्स फर्स्ट, देन टेक अ ड्रॉप एंड देन प्रिपेयर फॉर नीट एग्ज़ाम। ठीक है, इट माइट यू कैन थिंक इट एज अ वियर्ड। ठीक है, वो टीचर्स का माइंडसेट है, पता नहीं क्यों इस तरह से जो है वो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं या इस तरह से बता रहे हैं कि नहीं आप ड्रॉप करके ही नीट करो, आप +1 +2 के साथ इतना स्ट्रेस लेके मत नीट करो। तो इसके ऊपर आप क्या कहना? देखो ये तो फर्स्ट टाइम पे ही +2 की और उसके बाद ही हिट किया। ठीक है, शी वॉज नॉट अ ड्रॉपर इवन। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? डिफिकल्ट है मैनेज करना, या ये मेरे को लगता है एक वियर्ड चीज़ है और ये डिमोटिवेट करने वाली है? मतलब आपका क्या इसके ऊपर व्यू पॉइंट है? नहीं, वैसे आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई स्पेशल ज़रूरत है कि आपको ड्रॉप लेना ही पड़े। आपका स्कूल ज़्यादा बुरा नहीं होना चाहिए, आपको डमी के लिए परेशान ना करे, अदरवाइज इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू मैनेज। एज सर सेड ऑलमोस्ट सेम ही लेवल है। ठीक है, 20-30% एक्स्ट्रा, 30% थोड़ा एक्स्ट्रा होता है नीट में, बट अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, अगर आपने नीट का पढ़ लिया तो बोर्ड्स का पढ़ना तो वो एक ईजी चीज़ है। तो वो ऐसा तो है ही नहीं कि आपको कोई सेपरेटली उसके लिए ड्रॉप लेना पड़े, इतना ओवर बर्डन करने वाला भी कुछ नहीं है। इट्स जस्ट माइंडसेट जो टीचर्स फालतू में आपको बोल बोल के वो कर देते हैं ना, ऐसा नहीं है। ड्रॉप लेना इज़ अ मजबूरी। जिसका पहली बार में नहीं हुआ वो मजबूरी में ड्रॉप लेते हैं। अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप फर्स्ट टाइम में कर सकते हो, वो अपने माइंडसेट की वजह से ऐसे मत करो कि आप उस चीज़ को ख़राब करो। एंड टुडे कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, जितना ड्रॉप लोगे आगे और ज़्यादा मुश्किल होगा। इट्स जेन्युइनली ट्रू। आप पिछले सालों का वो देख लो, 23, 24, 25, इन सब सालों में कंपटीशन हैज़ इंक्रीज्ड इमेंसली। जितना ड्रॉप लोगे उतना ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी चीज़ें। सो ऐसे मत सोच के चलो कि हम तो ड्रॉप लेके ही नीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू गो नॉर्मली, आप नॉर्मल अपनी पढ़ाई अपना सीबीएसई वाले इतना परेशान नहीं करते आई गेस। आपका स्कूल ऐसे छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन ले लो, दे डोंट ट्रबल यू मच, एंड अब बहुत ईजी हो जाता है। बोर्ड्स देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने शिद्दत से जेन्युइनली पढ़ाई की है अपने नीट के लिए, इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू सिट इन द एग्ज़ाम्स। जब मैं गई थी अपने पेपर देने तो मुझे भी ये लगा था कि मेरे साथ वालों ने नॉर्मल स्कूलिंग की है, उनको ज़्यादा आती होंगी चीज़ें, कि उनको पता है कि कैसे अटैम्प्ट करना है। आई एम सिटिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। रादर ये हुआ, पेपर में बच्चे मेरे से पूछ रहे थे जो नॉर्मल स्कूल वाले थे, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। मेरे वो कहने साची करा दियो चीटिंग। आई वाज लाइक यार ये तुम लोग तो यहाँ पूरे 2 साल तुमने सिर्फ सीबीएसई की तैयारी की है, तुम लोग मुझसे क्या पूछ रहे हो? इट्स नॉट, ऐसा नहीं है। अपने दिमाग से ये चीज़ निकालो, गेट इट आउट ऑफ योर हेड। फालतू की परसेप्शंस के पीछे अपना फ्यूचर ख़राब मत करो। ड्रॉप लेना इज़ नॉट एन ईजी ऑप्शन। जो लोग ड्रॉप लेते हैं, मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ड्रॉप ले रखे हैं, लोगों ने 2-2 ड्रॉप भी ले रखे हैं, एंड इट्स वेरी हार्ड। बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेक डाउन, बहुत ज़्यादा प्रेशर, पेरेंट्स का इतना प्रेशर, बिकॉज ऑब्वियसली ड्रॉप लोगे तो फाइनेंशियली पेरेंट्स को डबल ट्रिपल बार वो चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो वो बहुत बड़ा प्रेशर है फैमिली के ऊपर भी, आपके ऊपर, आपके प्रेशर, आपके फ्यूचर के ऊपर। तो ऐसे फालतू मिसकंसेप्शंस के पीछे मत भागो। टेक इट अ क्लियर आइडिया। अपना +1 +2 की तैयारी एज़ पर नीट करोगे, बोर्ड्स अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो फालतू के ड्रॉप के चक्कर में मत पड़ो। दिस इज़ द वर्स्ट सजेशन एनीवन कुड गिव यू कि ड्रॉप लेके नीट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ और कुछ मतलब मेजर चीज़ें मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सिनेरियोज जो है वो हम लोग कवर करके चलें। बाकी मैं अभी चाहता हूँ कि कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो आपकी इवन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
ठीक है, या आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही है या कुछ है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको अलाउ करूँगा, सबको जो है वो सब लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन सबसे पहले जो है वो टेकअप करना चाहेगा? चलो, ये मैं कैमरा इधर घुमाना यार। क्या क्वेश्चन है आपका? एक चैप्टर मतलब प्रिपेयर होने के बाद उसके बाद धीरे धीरे जैसे मतलब अगर जब आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो या कहीं से भी तैयारी कर रहे हो उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, मतलब आप खुद से प्रिपेयर करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज, उसका टाइम आप कैसे मैनेज करते थे? ठीक है, तो मैं ये समझ गया ये प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से आ रही है। मतलब इसका ये कहना है कि जैसे क्लासरूम में एक चैप्टर खत्म हुआ तो बट ऑब्वियसली टीचर जो है वो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो हमने जो है वो अभी पीवाईक्यूज लगाए नहीं या हमने जो वो प्रॉपरली उसको करा नहीं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये पॉइंट आउट कर रहा है कि मेरा बैकलॉग हो गया, कि मेरा पीवाईक्यू रह गया, या मैंने सिर्फ थ्योरी करी है, ठीक है, और सर ने अगला चैप्टर करवा दिया शुरू और मेरे को अब वो भी करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने अपने टाइम पे जो है वो कैसे मैनेज किया? जब हमारा 15 डेज बाद टेस्ट होता था ना, सेट ऑफ 2-3 चैप्टर्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, तब लाइक हमें हमेशा एक छुट्टी मिलती थी बिफोर द टेस्ट। लाइक अगर टेस्ट वेंसडे को है तो ट्यूसडे का हमारा ऑफ होता था, एंड उससे ऑब्वियसली अभी 1.5 दिन मिल गया। आप एक तो वो वाला दिन एंड वो पूरा एक छुट्टी, 1.5 दिन मिल गया। पर तो आपने ऑलरेडी सब कुछ रखा है तो रिवाइज़ करना फटाफट रिवाइज़ हो जाता है। उसके बाद आपको बहुत आराम से टाइम मिलता है कि आप MCQs PYQs प्रैक्टिस कर सको। एंड आई गेस ये चीज़ें तभी हो सकती हैं, साथ साथ क्लास के साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है PYQs को, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट टेस्ट से पहले जब हमें एक, आई गेस भैया भी देते हैं छुट्टी, भैया मंडे को टेस्ट रखते हैं यूजुअली। हाँ, तो छुट्टी के टाइम बहुत टाइम मिलता है क्योंकि आपने चीज़ें अगर पढ़ रखी हैं तो रिवाइज़ करना फटाफट रिवाइज़ हो जाएगा, तो PYQs करने का एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है। एंड ऐसा कुछ बहाना नहीं है कि PYQs हो नहीं पाए, हो जाते हैं, बस टेस्ट से पहले टेस्ट से पहले आपको तो छुट्टी मिलती है, उसमें बहुत आराम से हो जाते हैं। एंड PYQs बहुत मुश्किल भी नहीं होते, जो क्वेश्चन हम नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं वो कंपैरेटिवली मुश्किल होते हैं, PYQs फटाफट होते रहते हैं। PYQs को करके कॉन्फिडेंस आता है कि थोड़े आसान भी होते हैं और हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने टॉपिक पढ़ रखा है, हो रहे हैं। एंड लास्टली 10 सालों के PYQs करने तो उससे पीछे मत जाया करो, वो थोड़े और मुश्किल हो जाते हैं। बट इस बार पेपर मुश्किल आया था, इस बार पेपर 2016 से भी मुश्किल आया था। सो हाँ, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है अब नीट का। बट या अगेन PYQs करने का टाइम आपको बहुत मिलेगा, टेस्ट से पहले कर लो। टेस्ट आई गेस 2-3 चैप्टर्स का इकट्ठे होता होगा, हाँ, तो वो PYQs करने का एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है। तो मतलब इन शॉर्ट मैं फिर इसकी बात को समराइज़ कर रहा हूँ भाई, ये बहाना है कि PYQs करने का टाइम नहीं मिल रहा। दरअसल हमारी मैनेजमेंट में जो है, जो हम लोग अपना सेल्फ टाइम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की 8 आवर्स पर डे की, ठीक है, वो सारा आंसर वहीं पे ख़त्म हो जाता है जब हम लोग 2 आवर्स पर डे दे रहे हैं या 3 आवर्स पर डे दे रहे हैं, ठीक है। वो डेली का जो 6 आवर्स का गैप है वो आपको जो है वो ब्रिज करना है, ताकि ये सब बहानेबाजी में या ये सब चीज़ों के अंदर हम लोग जो है वो ना पड़ें, ताकि ये बहुत सारी चीज़ों को जो है, जो भी PYQs बोल लो या बाकी चीज़ें बोल लो, उसको अच्छे से जो है वो मैनेज कर पाए, ठीक है। और बेटा ये कुछ इसका हर्षिता का क्वेश्चन था एक, ठीक है, तो आप कह रहे थे ना कुछ पूछना है मैंने, ठीक है, बोलो आप कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड कह रहे थे। स्ट्रेस होता था तो उसके साथ कैसे डील करते थे? ये पूछ रही है कि स्ट्रेस होता था तो उसके साथ हम लोग कैसे डील करके चल रहे थे, ठीक है। क्योंकि देखो स्ट्रेस तो आजकल के 2025 में बहुत, जिसको बोलते हैं, हो ही जाता है, ठीक है। तो आप कैसे डील कर रहे थे पर्सनल, आपका वो क्या था उसके अंदर? बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है ये, कह रही नहीं, क्वेश्चन वाहियात नहीं है, मेरा तरीका वाहियात है, मैं अपनी बात कर, अपना तरीका बताओ, हो सकता है किसी की स्ट्राइक कर जाए। मैं बहुत रोतड़ू थी। आई यूज टू क्राई, क्योंकि जब भी ब्रेकडाउन होता था आई यूज टू क्राई इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स कि मुझसे नहीं हो रहा है, कहाँ फंसा दिया, ऑनेस्टली, ठीक है। एंड माई पेरेंट्स वर माई बिगेस्ट सपोर्ट, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुझ पे यकीन ना हो, वी बिलीव इन यू, एंड दैट वन फैक्ट दैट दे बिलीव्ड इन मी, दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी टू कम बैक एंड डू इट। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें, क्या नहीं करते यार वो हमारे लिए, दे डू लिटरली एवरीथिंग फॉर अस। कहने की बात नहीं है, दे जेन्युइनली डू एवरीथिंग फॉर अस। एंड अगर वो हमसे एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम 2 साल बस ढंग से पढ़ लो, तुम्हारा ही फ्यूचर है, सो आई गेस इतना तो हम कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता था कि मार्क्स कम आए या हो नहीं रहा, आई यूज टू क्राई,
फिर मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छा खासा मोटिवेशन पिलाते थे कि ये वी बिलीव इन यू, तू कर लेगी। एंड देन आई यूज टू कम बैक, दैट दे वर माई बिगेस्ट सपोर्ट। उन्होंने जब भी मुझे बोला है कि वी बिलीव इन यू, तू कर लेगी, हमें पता है, दैट वॉज समथिंग कि मेरे को होता था कि यार कोई नहीं, मम्मा पापा कह रहे हैं ना, कर लूँगी, आई विल डू इट। सो दैट वॉज वेयर आई यूज टू कम बैक विद मोर एनर्जी एंड आई रियली यूज टू डू इट कि हाँ, मुझे मेरे पेरेंट्स को प्रूव करना है कि येस आई कैन डू इट। दैट वॉज ऑल। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब शी सजेस्टिंग कि स्ट्रेस हो तो वीपिंग कैन बी अ स्ट्रेस बस्टर, ठीक है। तो आप एक बार कहीं, ये पता क्या, बहुत सारे लोग हैं उनके पेरेंट्स और घूसे दो मारेंगे क्या क्या जिसको बोलते हैं, ये पेरेंट्स टू पेरेंट्स भी वेरी करता है, क्योंकि पता क्या होता है, देखो मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं लाइफ में जो कलेक्टिवली टीचर का एफर्ट, क्लासरूम का एफर्ट, स्टूडेंट का एफर्ट प्लस घर का माहौल, ठीक है, ये सारी चीज़ें लास्ट में कलेक्टिवली जो है वो पे करती हैं, ठीक है। अगर आपकी एक साइड वीक है तो इट माइट लीड इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, या जिसको बोलते हैं कुछ इस तरह का, पर वो हर एक का अपना अपना चैलेंज है, आपको उससे फाइट करना चाहिए, क्योंकि इसने अभी बोला कि पेरेंट्स आर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, हमारे लिए सब कुछ कर ही रहे हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में, विच माइट यू माइट नॉट बी इवन रियलाइजिंग इट राइट नाउ, ठीक है। वो हो सकता है इस टाइम पे हमें कोई रियलाइजेशन ना हो, बट कर तो सब कुछ रही हैं, ठीक है। फिर अभी वही है, 2 साल एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी कि पढ़ लो, ठीक है, वो भी सिर्फ हमारी भलाई के लिए, और वो भी हम ना करें तो फिर तो गैप है ही है, ठीक है। कई बार ना ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसने आना है, और एक रैंडम क्वेश्चन दिमाग में आया था कि जब आपने मार्क्स देखे, ठीक है, इट माइट बी सम सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक, ठीक है, कि मतलब जेन्युइनली बताना, ठीक है, जब आपने रिजल्ट को एंटर करा और अपना रोल नंबर डाला एंड यू क्लिक्ड कि अब ये रिजल्ट मेरा शो हो, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? ओके, पहले तो नीट वालों की साइट क्रैश हो जाती है, 2 घंटे रिजल्ट ही नहीं पता लगता। मैं लिटरली सांस नहीं आ रही, 2 घंटे से हम बैठे हुए हैं एंड इट्स नॉट ओपनिंग, किसी का भी नहीं खुल रहा। मैं अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन करूँ, यार तेरा खुला नहीं, किसी का खुलता ही नहीं है। 2 घंटे पूरा इमोशनल, स्ट्रेसफुल, कन्फ्यूजन भरा माहौल घर पे, ठीक है। एंड फाइनली एकदम से साइट खुल जाती है एंड 6:51 इट्स रिटन, एकदम तो ब्लैंक। फिर सारे घर वाले, एवरीवन इज सो हैप्पी, लिटरली मम्मा पापा उछल रहे होते हैं, भाई बहन एवरीवन। सो एंड फिर सब हक करते हैं, हमें पता था तू कर लेगी, दिस दैट, मतलब इतना ज़्यादा वो मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरी लाइफ का, आई गेस बेस्ट मोमेंट था अब तक का। इतना ज़्यादा हैप्पी हैं सब लोग, एवरीवन इज़ लाइक कि वाओ यू डिड इट, दिस दैट, यू आर द बेस्ट डॉटर, मतलब सब कुछ इतना फिल्मी, इतना ड्रामेटिक, इतना खुश थे सब लोग कि दैट वाज जेन्युइनली द बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। एंड मुझे लगा कि यार जो मैंने इतने 2 साल मेहनत की, इट हैज़ पेड ऑफ। मतलब ठीक है 2 साल थोड़ा टफ था सब कुछ मैनेज करना, बट जो रिज़ल्ट आया दैट इज़ रियली वर्थ इट। सो वो हैप्पीनेस, वो सब कुछ, इट इज़ जेन्युइनली बहुत बहुत ज़्यादा मैजिकल है। इट्स रियली वंडरफुल टू एक्सपीरियंस इट। एंड अगर तुम 2 साल वो मेहनत करके उस मोमेंट तक पहुंच रहे हो, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू इट इज़ वर्थ इट। तुम्हें लगेगा कि यार मैंने 2 साल अपनी ज़िंदगी की ख़राब नहीं किए। मतलब प्रोडक्टिव स्टडी कैसे करते थे? तो ये पूछ रहे हैं कि कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव स्टडी कैसे हो रही थी। मतलब जैसे हम लोग सोच लेते हैं कि 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है, 2 घंटे बायो पढ़नी है, 3 घंटे केमिस्ट्री निकालनी है, 3 घंटे फिजिक्स लगानी है मेरे को। तो मतलब इतना जिसको बोलते हैं मोटिवेशन कैसे था डेली बेसिस पे कि मतलब आप अपनी इतनी प्रोडक्टिवली जो है वो चीज़ों को अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। क्लास के एनवायरनमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। जो आपके टीचर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भैया तो बहुत मोटिवेट करते हैं आई गेस, एंड इनको सबका पता होता है किसको कैसे मोटिवेट करना। मेरी तो बहुत बेइज्जती करके मोटिवेट करते थे, जान जान के मेरे को पोक करते थे कि तू ये क्या कर रही है, जैसे ये भी नहीं हो रहा। सो फिर मेरे को होता था कि ओके आई नीड टू प्रूव दिस मैन रॉन्ग, कि ये कैसे बोल गए, ऐसे कैसे बोल गए कि तेरे से हो नहीं रहा, तेरे को ये नहीं हो रहा। सो इट इज़ ऑलवेज द मोटिवेशन जो आपके अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। दैट स्पार्क शुड बी फ्रॉम इनसाइड यू। कोई आपको कितना मर्जी कहता रहे, वो स्पार्क आपके अंदर से आनी चाहिए कि आपको करना है। एंड नीट का पेपर इफ़ आई ऑनेस्टली टेल, ऐसे बहुत इंटेलिजेंट दिमागों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा उसके लिए। ऑल यू नीड इज़ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड आई गेस दिक्की सर भी एक बात बोलते होते थे, हमारे टाइम तो बोलते, तुम्हें भी बोली होगी, दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, एंड इट्स ट्रू। जितना आप हार्ड वर्क डालोगे, जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, द रिजल्ट विल डेफिनेटली कम, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने टीचर से मोटिवेट हो, अपने साथ वालों से मोटिवेट हो। क्लास के कॉम्पिटिशन से बंदा बहुत मोटिवेट हो जाता है आई गेस। टीचर्स ऐसे हों तो फिर तो मोटिवेशन की कमी नहीं, सारा दिन देते रहते भैया पंप,
सो इट इज़ ऑलवेज कि आप अपने टीचर्स को मोटिवेट हो, अपने आसपास के कंपटीशन से मोटिवेट हो एंड पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, यू विल डेफिनेटली डू इट. तो मैंने पूछा था कि तेरे 650 आ जाएंगे, इसको मैंने पूछा तेरे 650 आ जाएंगे, बेचारी उदास कहती सर 650 तो बड़े मुश्किल है. मैं कहा 650 से कम मेरे को नहीं चाहिए, याद होगा तेरे को कि 650 से कम मेरे को नहीं चाहिए. तो लास्ट जब रिजल्ट निकला, जब इसका फ़ोन आया कि 651 आया, तो मैंने कहा यू हैव क्रॉस द टारगेट, कि आपको 650 का टारगेट दिया गया था और आप 651 आपने ले लिए हैं. तो शी अचीव द टारगेट. आप लोग भी अचीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दो ही चीज़ें हैं, अगर बॉडी बनानी है तो डेली जिम में जाना है, और अगर दिमाग को आपको चलाना है अपना तो डेली पढ़ना है. बस सिंपल सी बात है. कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है. इन्होंने बिल्कुल सही कहा है. आई एम प्राउड ऑफ यू. एक चीज़ और यार आपने इग्नोर कर दी, ठीक है, वो मैं अपनी जिसको बोलते हैं बढ़ाई के अंदर दोबारा से उस पर फोकस करके और उस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूँ ना, या मतलब बोल रहा हूँ कि भाई तू क्यों नहीं कर रहा, तो मेरी इंटेंशन कभी भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है. इट माइट बी कि मैं शायद डाउनग्रेड करके फिर वो कहते हैं ना स्प्रिंग को दबाना पड़ता है उछालने के लिए, ठीक है. तो इट्स जस्ट दैट कि वो -kx प्रेशर मैं दे रहा हूँ जस्ट टू इंक्रीज योर ½ पोटेंशियल एनर्जी, ताकि उड़ के जो है वो ऊपर जाओ, ठीक है. थोड़ा फिजिक्स की टर्म्स में मतलब आई एम मोटिवेटिंग यू, ठीक है. तो वो चीज़ है, ठीक है. और रैंडम क्वेश्चन यार, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स इसने कैसे टैकल की है, सबकी सेम रहती हैं, ठीक है. प्रॉब्लम है, मैं इनकी तरफ से लेता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है. इनको गेम्स खेलने की आदत है मोबाइल के ऊपर, ये बहुत ज़बरदस्त है. तो ये हाँ, तो अभी भी खेल रहे होंगे. तो आप उसके लिए बताओ कि आपने गेम खेली थी कि नहीं खेली थी, और इनको क्या करना चाहिए. नहीं, ऑब्वियसली नॉट. गेम्स का तो ऑब्वियसली टाइम ही नहीं था. ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 साल ज़ीरो सोशल मीडिया. एंड ये कहने की बात नहीं है, सच में. आई हैड नो इंस्टाग्राम अकाउंट 2 साल. बेटा प्लीज फोकस, रिपीट. आई डेंट हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर द 2 years. मेरे नीट के रिजल्ट के बाद बनाया. नीट का रिजल्ट इट केम ऑन 13th June एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने बनाया 28 June को. एंड इट्स ट्रू, वो 2 साल देयर वाज नो सोशल मीडिया लाइफ. थोड़ा टफ है, बट अगर आदत डालोगे नहीं फील होता. फ़ोन की इंपॉर्टेंस नहीं फील होती उस टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई का इतना काम होता है. यू डोंट हैव दैट टाइम कि आप कहीं और दो, ठीक है. फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन पढ़ सकते हो. कोई ह्यूमन माइंड है, मशीन तो नहीं है. कीप दैट टाइम. हम यूजली डिनर के बाद वी ऑल यूज टू सिट फॉर 45 minutes. हम सब लोग, एक बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग टाइम होता था. हम सब बैठ के बातें मारते थे. हाँ, वो चीज़ें करो. ऐसा नहीं है कि सारा दिन किताबों में घुसे रहो. दैट इज़ ऑल्सो नॉट द थिंग. हम ऑलमोस्ट 45 minutes, 1 घंटा भी हो जाता था कई बार बातें मारते. बट दैट इज़ वेरी मच रिफ्रेशिंग. तुम्हें एक नई एनर्जी मिलती है पढ़ने के लिए. बट फ़ोन से कोई एनर्जी नहीं मिलती, दिमाग और थकता है. सो वो टाइम वहाँ मत वेस्ट करो. अपने फ्रेंड से बात करो, वो बिल्कुल गलत चीज़ नहीं है. रिफ़्रेशिंग है वो, बट फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल रिफ़्रेशिंग नहीं है. वो मुश्किल लगता है, बट 2 साल के लिए कर सकते हैं. इतना भी कुछ बड़ी बात नहीं है. उसके बाद फ़ोन ही फ़ोन है. मैं खुद बहुत फ़ोन चलाती हूँ, बहुत इंस्टा यूज़ करती हूँ, बट वो 2 साल नहीं किया, एंड जेन्युइनली नहीं किया. एंड बाकी अगर कभी भी ब्रेक डाउन हो तो 15 दिन बाद अपने किसी पुराने फ्रेंड को कॉल कर लिया. मतलब ऐसे रोज़ नहीं, 15 के दिन बाद जब टाइम होता था. तो इतनी छोटी मोटी चीज़ें करो अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए. बट फ़ोन से कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं होती. दिमाग और डल होता है. बता, जितना फालतू में खर्च करोगे, आई साइड भी ख़राब, दिमाग भी ख़राब, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है इसमें. अभी गुरांश का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं टेकअप कर रहा हूँ. हाँ जी बेटा, क्या डिस्ट्रैक्शन से कैसे हैंडल किया, यही था मेरा. अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल किया. मुझे लगता है शायद डिस्ट्रैक्शंस में गुरांश फ़ोन की बात कर रही है. तो डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करने का बेस्ट वे है सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो एटलीस्ट, वैसे तो सबके हैं, कोई है वैसे बिना सोशल मीडिया अकाउंट के. अच्छा, एक जन है हमारे पास. आप सोशल मीडिया नहीं हुआ, बहुत छोटे हो अभी, ठीक है, आप भी सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है. और कौन है. आप सारा दिन आप क्लासरूम में भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है. देखो ऐसे है कि जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है ना, जो भी सोशल मीडिया पे है, जो फ़ोन चला रहा है, गेम्स खेल रहा है, इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है, जो भी ये कर रहा है, वो रिज़ल्ट की उम्मीद ना करे. रिज़ल्ट की उम्मीद बिल्कुल भी ना करे. रिज़ल्ट तो मतलब ही नहीं है कि उसको रिज़ल्ट मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं.
अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आपको फ़ोन तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसकी तिलांजलि दे दो बिल्कुल। ये नहीं कि मैं फ़ोन पे लेक्चर देख रहा हूँ जी, मेरे को ये बच्चे कहते हैं लेक्चर देख रहा हूँ, लेक्चर देखने में भी आप टाइम वेस्ट करोगे, उसका भी कोई यूज़ नहीं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे प्रॉब्लम लो, लेक्चर देखने का कोई यूज़ नहीं है, यू विल वेस्ट द टाइम देयर। तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि हम पढ़ रहे हैं, हमने आपका लेक्चर देख लिया फ़ोन पे, हमने लेक्चर सुन लिया, लेक्चर नोट कर लिया, ये बिल्कुल गलत बात है। नो, बिल्कुल नहीं, आपने ये काम नहीं करना है बिल्कुल। लेक्चर तो यूट्यूब पे सारे पढ़े हुए हैं, सारी दुनिया के पढ़े हुए हैं। ये MBBS कर रहे हैं, आधी MBBS यूट्यूब पे पढ़ी हुई है, पूरी सॉल्व ही हो गई है। तो इसका ये कॉलेज में जाए ही ना, बस वहाँ लेक्चर देख लेंगे हम, तो ज़रूरत ही नहीं है करने की। नो यूज़, सब कुछ पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, हर चीज़ है, एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे हर चीज़ की सोल्यूशन है। लेकिन आपने 1 मिनट के लिए मान लो एक चीज़ देखनी है ना, तो आपका 1 घंटा बर्बाद है, आपका ध्यान वहाँ से एकदम कहीं का कहीं पहुँच जाएगा और आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। तो इसलिए प्लीज़ फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन तो बिल्कुल आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, इसको बिल्कुल छोड़ दो, बहुत ही बढ़िया रहोगे। इन्होंने भी आपको बता दिया कि फ़ोन यूज़ नहीं किया, तो अब आप अपने आप देख लो कि फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। हाँ, नंबर के पीछे नहीं दौड़ना है, ये मैं इनको भी यही कहता था, आपको भी यही कहता हूँ, नंबर्स के पीछे नहीं दौड़ना है। पेरेंट्स तो प्रेशर देंगे, पेरेंट्स का काम है प्रेशर देना, हमने भी प्रेशर देना है, हमारा भी काम है। लेकिन आपको पूरी की पूरी मेहनत करनी है, मेन ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का और कोई सवाल? इधर लेके आओ कैमरा। कि जैसे आप पढ़ रहे हो, आप मतलब पहले आपने फिज़िक्स पढ़नी शुरू करी, तो आप बीच में आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मेरे को ये छोड़ के मैं केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ, वो समझ नहीं आ रही, बायो, मतलब तीनों जगह ये है कि आप जो कर रहे हो अल्टीमेटली उसको भूल के कुछ भी करने लग गए हो बीच में, कि फिज़िक्स समझ नहीं आ रही और आपको पूरा बर्न आउट हो रहे हो कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, रहने दे, बुकें फेंक नहीं, उधर मेरे से हो ही नहीं रहा, फिर आप केमिस्ट्री पढ़ने लगे हो। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? फिर आपने इसको टैकल कैसे करा? मतलब अल्टीमेटली मेरे साथ तो यही हो रहा है कि फिज़िक्स समझ नहीं आई, छोड़ केमिस्ट्री करती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि वही सुन लो बेटा प्लीज़, वही बात है बेटा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर शायद इसने ना फर्स्ट जो बात बोली थी ना क्लासरूम में आके, शायद उसी में चला गया था। वो ये कि अपना वीक पॉइंट पहले ही रियलाइज्ड है, ठीक है, एंड यू शुड नॉट नीड एनीबडी टू हाईलाइट दैट कि हाँ हमारा ए सब्जेक्ट वीक है। ठीक है, अगर ए सब्जेक्ट वीक है तो रेदर देन थ्रोइंग द बुक्स कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, यू हैव टू चेंज द आउटलुक। ठीक है, और आपको ज़्यादा एफर्ट जो है वो उसके अंदर मेरे हिसाब से पुट करना है। ठीक है, ये नहीं है कि फिजिक्स मेरे को नहीं हो रही है, ठीक है, या केमिस्ट्री मेरे से नहीं हो रही है तो मैं बायोलॉजी करने लग जाऊं और वो सेफ साइड पे जाके छिप जाऊं, वो बायो तो हो रही है बढ़िया, मेरी बायो अच्छी है, फिर बायो पे ड्रीम लेने लग जाऊं मैं। ठीक है, तो वो दिमाग को तो थोड़ा चैनलाइज मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। बाकी आप इस पर क्या कहेंगे बता दो। मतलब ऐसा हुआ है कि फिज़िक्स तो बहुत दिमाग ख़राब करती है, एटलीस्ट मेरा बहुत किया, बट ऐसे छोड़ा नहीं है कभी मैंने, मार्क करके रख दिया कि ठीक है ये सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो रहे बिकॉज ये सेट ऑफ टॉपिक वीक है, उसको फिर छोड़ दिया। ठीक है, एंड देन फिर मैंने अपना केमिस्ट्री ख़त्म किया, बायो ख़त्म किया, उसके बाद कमिंग बैक अगेन टू इट कि उस दिन के लिए उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वो छूट गया फिर वो छूट ही जाता है, उसको फिर दोबारा याद भी नहीं रहता कि मैंने ये छोड़ा था या फिर मेरा वो रह गया, फिर वो उसी में से नीच में क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादा बुरा हो जाएगा। सो इट इज़ कि मैंने उसको मार्क करके रख लिया कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो रहे, क्योंकि ये सेट ऑफ टॉपिक दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के भी नहीं हो रहा देन यू कैन गो टू योर टीचर्स। ठीक है, पहले एक बार खुद ट्राई करो, पहला एफर्ट खुद करो, फिर नहीं हो रहा फिर टीचर्स के पास जाओ, ऑब्वियसली दे विल हेल्प यू आउट, एंड फिर तो चीज़ें करनी आसान हो ही जाती हैं। एक बार उसको मार्क करके रख दिया, फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री और बायो ख़त्म कर ली, ऑब्वियसली उनका बैकलॉग भी नहीं क्रिएट करना, वो ख़त्म कर लिया, एंड देन कमिंग बैक अगेन टू इट। फिर अपने टीचर से हेल्प लो, या अगर आप फ़ोन से देखते हो तो वहाँ से हेल्प लो, एंड देन फिर उसको चीज़ को टैकल करो। तो हाँ, एक ना मैं खान सर का वीडियो देख रहा था, उसने एक बात कही थी बड़ी अच्छी लगी मेरे को, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हो ना, उसको 5 घंटे दो। सिर्फ इतने वर्ड थे उसके, एक छोटी सी शॉर्ट आई थी कि जो आपको नहीं आता है उसको ज़्यादा टाइम दो, दूसरे सब्जेक्ट से 2-2.5 गुना ज़्यादा टाइम दो ताकि वो आपको आ जाए, और जब तक वो नहीं आता तब तक उसको छोड़ना नहीं है। यानी कि छोड़ दो, उसको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिया तो काम खराब, बस फिर तो काम खराब ही खराब है, राइट। तो पूरी मेहनत से लगो, चिंता क्यों करते हो ज़्यादा। एक चीज़ ये मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है,
कॉन्वर्सेशन की। इसने अभी एक पॉइंट बोला, मैं फिर से एलैबोरेट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी क्लास थोड़ी सी चीज़ों को दोबारा सुनने की आदी है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या कि इसने बोला कि मेरे से अगर नहीं हो रहा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो पहली चीज़ इसने बोली कि मैंने उन क्वेश्चंस को टिक करके रख लिया, ध्यान से सुना है आप, मैं फिर दोबारा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और मैंने वो टॉपिक्स को फाइंड आउट किया जो मेरे वीक हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है, आंसर यहीं पे छिपा हुआ था। तीसरा पॉइंट, उस दिन के लिए नहीं छोड़ा, पहले फिजिक्स और बायोलॉजी मैंने या केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंने कर ली, फिर लेटर डे के अंदर जाके फिर दोबारा से मैंने वो टॉपिक को रिवाइज किया और फिर उन क्वेश्चंस को लगाया। क्योंकि स्किप करना फॉर द सेम डे ये आपकी मेंटल वीकनेस को बता रहा है कि आप हार मान रहे हो या आप पीछे हट रहे हो, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करके चलना, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो हर आदमी के साथ आ ही रही हैं, ठीक है, वो किसी के साथ ए है, किसी के साथ बी है, किसी के साथ सी है, अल्टीमेटली वो आपको जकड़ के आपके गोल से डीफोकस कर रही हैं, ठीक है। उनको हावी होने दोगे तो काम खराब है, नहीं होने दोगे, उन पे ओवर पावर करोगे तो आपको सॉल्यूशन तो खुद ही फाइंड आउट जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ का करना पड़ेगा, ठीक है। कोई और तो नहीं ही करेगा फाइंड आउट, क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। वही बात है, कोचिंग सेंटर का रोल 20% है, 80% नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। बोर्ड्स में तो कोचिंग सेंटर 100% रोल प्ले कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 15-20 सवाल होते हैं, वही घूम घूम के आ रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें सारे जन खुश होते रहते हैं, ठीक है, वो ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नीट लेवल पे तो 20-30% से ज़्यादा बिल्कुल भी रोल मेरे हिसाब से, नीट हो चाहे इवन JEE हो, ठीक है। हाँ, नीट और JEE में डिफरेंस कई बार जनरेट हो जाता है। वो क्या है कि उसके अंदर थोड़ा पेपर में अगर आपके 50-60% भी मार्क्स हैं तो आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 90+ मार्क्स लेने पड़ेंगे, 90% प्लस मार्क्स लेने पड़ेंगे। टोटल परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे बहुत सारी चीज़ें एक हायर साइड पे जो है वो जंप कर जाती हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो लोगों को होती है कि 25 लाख बच्चा पेपर दे रहा है जी। यू हैव कंपटीशन ओनली विद 50,000। फर्स्ट 50,000 के साथ कंपटीशन है आपका, 25 लाख का कोई कंपटीशन नहीं है कि 25 लाख बैठा हुआ था इसलिए हमारा नहीं हुआ। 25 लाख थोड़ी तैयारी करके आ रहा है, सिर्फ 50,000 बच्चा तैयारी करते हैं। आपको उन फर्स्ट 50,000 वालों में आना है, बस ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि 25 लाख बच्चा पेपर देना मेरा तो हो ही नहीं सकता, आपको तो एक चाहिए ना, तो आपका तो अपना टारगेट एक का है बस। और फर्स्ट 50,000 आप इनसे भी पूछ सकते हो ये चीज़ कि फर्स्ट 50,000 ही बच्चे जो हैं वो मेन कॉलेजेस में जाते हैं, पहले 50,000 ही। ये इसका नहीं है, इसका IAS तक में भी जो कंपटीशन है वो भी पहले 10 या 15,000 का है बस, वहाँ भी कंपटीशन ऐसा ही है। हर एक इंडिया के अंदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं सबके अंदर सिर्फ फर्स्ट 50,000 लोगों का कंपटीशन है बस। आपको फर्स्ट 50,000 के अंदर आना ही आना है हर हालत में। 25 लाख मत सोचो, 25 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, हम तो कहीं आ नहीं सकते। जब आपने सोच लिया हम नहीं आ सकते तो फिर नहीं आ सकते, फिर कभी भी नहीं आओगे। इस बात को कन्फर्म मैं इनसे भी करवा देता हूँ। आज तो चीफ गेस्ट है हमारी, आज तो ये chief जो guest बोल रहे हो है। सही है सर, ठीक है ना। दैट्स ट्रू। अगर जब मैंने पेपर दिया था तो 23 लाख कैंडिडेट्स थे, एंड मेरे को भी लगा था यार 23 लाख, दैट टू फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे रैंडम पेपर देने आ जाते हैं, कईयों के माँ बाप ने धक्के से भरवाया होता है पेपर। ओनली अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90,000 ऑफ पीपल आर देयर इन द कॉम्पिटिशन। मेरे साथ में एक लड़की बैठी थी एग्जाम में, वो इतना मेकअप करके आई थी पेपर वाले दिन, इतना तैयार होके आई थी। आई वॉज लाइक हमारे पास तो मुंह धोने का टाइम नहीं था, ये कैसे आ रखी है। उसने पूरे पेपर में कुछ नहीं करा, वो ऐसे कांटे कूटे मार के गई है शीट पे, घर वालों ने धक्के से भेजा होगा। तो ऐसे बहुत सारे वियर्ड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जो ऐसे ही पेपर में आ जाते हैं फॉर नो रीजंस, बट या वो कंपटीशन लाइज बिटवीन 80 to 90,000 ऑफ पीपल, एंड उसमें स्टैंड करने के लिए अगेन कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंटली 2 साल पढ़ो, कोई मजाल है आपको रोक के दिखाए। जेन्युइनली नीट का पेपर करना इज़ ईजी अगर आप कंसिस्टेंट हो। अगेन आई एम सेइंग कोई बहुत इंटेलिजेंट माइंड नहीं चाहिए। अ एवरेज स्टूडेंट वर्किंग हार्ड कंसिस्टेंटली पुटिंग इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट इन देयर वीक पॉइंट्स विल डेफिनेटली डू इट। इंटेलिजेंट कोई नहीं होता भाई, ये बात गलत है। इंटेलिजेंट कोई भी नहीं होता। आपके 10th के अंदर 80% नंबर है, 90 है, 95 है, 99 है, कोई फ़र्क नहीं है, सबके दिमाग एक जैसे हैं। आप ये सोचो 99% नंबर आ गया तो मैं कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लूँगा, नहीं। 10th के अंदर जो नंबर आते हैं ना उनका मैं आपको बता देता हूँ कैसे आते हैं। 10th के अंदर नंबर 99% जिस बच्चे के आए हुए हैं उसमें से 25% नंबर तो उसके माँ बाप के होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना प्रेशर दिया होता है, उनको आता होता है। अगर माँ बाप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं ना तो बच्चों को सारा साल रटवाते रहते हैं।
मान लो फादर हैं वो मैथ साइंस आता है उनको, मदर हैं उसको अपना हिस्ट्री और अपना क्या नाम है वो आता है, इंग्लिश आती है, तो डंडा दे के सारा साल उसको पढ़ाते रहेंगे, नंबर तो बच्चे के 99% आ गए, तो 25% तो माँ बाप के नंबर हो गए, अपने नंबर कहाँ पे हो गए? अपने नंबर तो जब +1 +2 में आते हैं तब पता लगता है वो 99% वाले कहाँ जाते हैं, आपको पता लगता है उनका, आगे उड़े होते हैं सारे के सारे। तो यही रीज़न रहता है कि 99% नंबर वो अपने दिमाग में ना लेके आओ, नंबर वाला बच्चा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, ब्रेन सबका बराबर है बिल्कुल, राइट। और एक चीज़ और 99% वाले बच्चों के लिए, यहाँ भी शायद कोई बैठा हो, ठीक है, इंडिया में अगर इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते तो पिछले मेरे को लगता है पता नहीं कितने साल पहले आया था लास्ट नोबेल हमारा, मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो कोई रैंडम बहुत सारा काम जो है वो नहीं कर रहा, ठीक है। अल्टीमेटली मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि ये मार्क्स भी जुमला ही बना दिया हुआ है, ठीक है। हमारे टाइम पे शायद इतनी परसेंटेज नहीं जाती थी, और अगर आप अपने मदर फादर से पूछो तो उनके टाइम पे तो 80% 70% वाला ही बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था, ठीक है। आज की डेट में 99% ऐसे बट रहे हैं, ठीक है, वो पता नहीं क्या पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, मेरे को तो वही लगता है, ठीक है, और मैं उसको जुमला बोलता हूँ, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट होते तो आज हमारा कंट्री कहाँ से कहाँ जो है वो पहुँच गया होता, ठीक है ना। कौन से नोबेल प्राइज़ आ रहे हैं तो 99% वाले तो मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब वो तो पता नहीं कौन से रिसर्च वर्क करने वाले हैं इंडिया के अंदर। अल्टीमेटली आप रैंडमली देखोगे तो हो कुछ भी नहीं रहा है। गुरांश कल बड़ी एक्साइटेड थी और आई लेट है आज। जब पढ़ते थे तो लगातार पढ़ते थे या बीच में ब्रेक ले लेके? साची नहीं बोल दिया इसने, ये कह रही है कि पढ़ते थे तो लगातार पढ़ते थे या बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ते थे। बेटा मैं इसका आंसर करता हूँ पहले। देखो इसने पता क्या बोला कि मैं फिर इसको बोलूँगा मैं, ऐसे मत सोचो कि मैं, इसने बोला कि मैं जब नीट का पेपर आने वाला था ना तो मेरा जो टाइम डेली बेसिस पे था वो 8 आवर्स था, लेकिन जैसे जैसे पेपर क्लोज आ रहा था लास्ट के 4-5 महीने, मतलब 3-4 महीने एटलीस्ट, ठीक है, उस टाइम पे मेरा जो सेल्फ स्टडी टाइम था वो जिसको बोलते हैं 15-16 तक भी पहुंच गया था, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी रिवीजन करनी थी सारे सिलेबस की। अब 15-16 घंटे अगर कोई रोज़ का लगा रहा है, लास्ट के अंदर बोल रहा हूँ मैं, तो वो रुक रुक के कैसे पढ़ सकता है, ब्रेक ले ले के कैसे पढ़ सकता है? प्लीज़ आप मेरे को टाइम टेबल बना के दिखाओ, ठीक है। और दूसरा मैं इसको देता हूँ रैंडमली आंसर करने के लिए कि ये क्या कहना चाहती है उस पर। रूड आंसर क्यों दिया आपने? नहीं चलो आप लाइटली दे दो ना। क्या था क्वेश्चन? ये पूछ रही, अच्छा ये कह रही रूड आंसर है, कोई बात नहीं बेटा, ये मैं ऐसे ही बोलता हूँ इनको ना। अरे इसका क्वेश्चन था, दोबारा बता रहा हूँ, इसको कट कर देंगे हम लोग। इसका क्या क्वेश्चन था? इसका क्वेश्चन था कि आप रुक रुक के पढ़ते थे कि लगातार पढ़ते थे। मतलब अब ये क्वेश्चन गुरांश ने पूछा है, मतलब कहने का मतलब ये था, मतलब इन शॉर्ट मैं इसको फ्रेम कर रहा हूँ और बेटर तरीके से, आपका टाइम टेबल क्या था पढ़ने का? मतलब टाइम टेबल नॉट इन टर्म्स ऑफ इतने से इतने, मतलब कैसे बीच में ब्रेक लेते थे, 3 घंटे का स्ट्रेच लगाते थे या 2 घंटे का स्ट्रेच लगाते थे या 1 घंटे बाद उठ जाते थे, ठीक है, तो वो चीज़ आप कैसे मैनेज करते थे? नहीं मतलब 7.5 आवर पढ़ती थी मैं एक दिन में, तो उसमें भी मेरे को लगता है मैं ब्रेक तो नहीं लूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली अभी 4 सब्जेक्ट्स थे, ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी 2 डिविजन्स थी, बॉटनी जूलॉजी, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 8 घंटे है, तो अब इसमें भी मैं ब्रेक ले लेके करूँगी तो मेरी कंसिस्टेंसी आई गेस टूटेगी। बट अगर यही था ना कि कुछ लाइक मैं फिज़िक्स और आधी केमिस्ट्री करके सोती थी एंड बाकी फिर सुबह उठ के आधी केमिस्ट्री और बायो सुबह कर लेती थी, तो वो सोना वॉज द ब्रेक। पर पढ़ते हुए मैं ब्रेक नहीं लेती थी, लाइक इफ़ आई स्टार्टेड एट 10 तो 2 बजे तक पढ़ लिया, इसमें मैंने ऑलमोस्ट फिज़िक्स कर ली और थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी कर ली, बाकी फिर मैं सो गई, सो के उठ के आधी केमिस्ट्री कर ली, सारी बायो पढ़ ली एंड देन कोचिंग, तो वो ऑटोमेटिकली सोना वॉज दैट ब्रेक। बाकी सब्जेक्ट्स के बीच में मैं ब्रेक नहीं लेती थी। बाकी हर किसी का अपना अपना है, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, किसी से देख के मत करो, अपना पोटेंशियल के अकॉर्डिंग खुद देखो। इन शॉर्ट मैं फिर से फ्रेज कर देता हूँ इस चीज़ को कि 4 घंटे का एक स्ट्रेच था जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं था, ठीक है, और 4-4 घंटे के 2 स्ट्रेच थे टोटल। चलो एनीवे, इधर से कोई सवाल यार? हाँ बोलो बोलो। ओ गुड गुड गुड, इधर लाओ भाई, कैमरा लाओ। अगर आप जैसे 4 आवर तो आप पढ़ते थे, फिर सोते थे, फिर दोबारा 4 आवर पढ़ते थे, तो आप खाना कब खाते थे? वेरी गुड, बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ, देखो बहुत ही एक कंसर्न्ड क्वेश्चन है, क्योंकि पंजाबी आदमी है, खाने के बारे में पहले पूछेगा, ठीक है ना, पढ़ाई तो हमने साइड पे रख देनी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ ये कैसा क्वेश्चन? हाँ वही बताऊँगा ना, कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो ये बेटा कोई बात नहीं, आप इसको ना पोलाइटली आंसर कर दो कि आप ये बेसिकली, मतलब मैं क्वेश्चन को दोबारा से रीफ्रेम कर रहा हूँ
ठीक है, वो रैंडमली ये पूछना चाह रही है कि आप खाना कितने बजे खाते थे और कितना टाइम लगाते थे खाना खाने में, ठीक है, और उसके बाद पढ़ने बैठते थे कि खाना खाते खाते भी पढ़ते थे। मतलब वो आंसर करो ना उसको, वो पूछना चाह रही है। यार 10 बजे पढ़ना शुरू किया तो ऑब्वियसली पहले डिनर तो किया ही होगा। और एक मिनट उसको सारा बता दो किस टाइम खाना खाते थे, मेन वो पूछना ओके, था। हाँ। रात को खाना खाया, रात को देखो 9 से लेके पौने 10 बजे तक खाना खा हाँ। लिया, बातें बातें मारी और ठीक है 9 to 10 लगा लो, 9 to 9:30 खाना खा लिया, आधा घंटा बातें बुतें मार के 10 सवा 10 बैठ गए पढ़ने, उसके बाद 2 बजे सो गए, सुबह हाँ सुबह सो के उठे तो सुबह हमारा 8:30 ब्रेकफास्ट होता था, तो 8:30 ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद लंच करके कोचिंग चली गई, तीनों मील्स पता लग गए। तो लग गया पता। और बोलो। आप बता रहे हो 11th-12th में आपने पूरा स्ट्रगल किया है, पूरी पढ़ाई करी है, तो आपने 9th-10th में पढ़ाई नहीं करी? मतलब ये पूछना चाह रही है, ये नहीं वो ठीक है, एक्चुअली ये पूछना चाह रही है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रीफ्रेम कर देता हूँ, ठीक है, ये पूछना चाह रही है कि 11th-12th में तो हमने पढ़ाई कर ली, ठीक है, ओ बेटा प्लीज़, और 9th-10th का कैसे आप, क्योंकि ये 9th-10th के है ना, कई बार इनको लगता है बीच में कि हमें कैसे देखना है चीज़ों को जो है, ठीक है ना, तो 9th-10th के लिए क्या कहना चाहोगे आप? तो बहुत बेइज्जती सी महसूस हुई है सुन के कि 9th-10th में नहीं पढ़े आप। नहीं वो बताया नहीं ना आपने बेटा, अब ये सारा बता रही है 1st से लेकर 10th तक का, नहीं 9th-10th बताया तो फिर आप उसके बाद पूछो क्या बात 8वीं में नहीं पढ़े थे आप, है? तो प्लीज इस तरह के रैंडम क्वेश्चंस हैं, अभी ये पूरा बता रही है, ठीक है, आप शुरू से बताओ, आप प्री नर्सरी में थे, फिर उसके बाद आप 9th-10th के बारे में 9th-10th बता। अरे 9th-10th का इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस टाइम की स्टडी उतनी हार्ड नहीं होती ना, नहीं होती, तो main उस point टाइम ये आप आपका- कंपटीशन की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, यू आर स्टडिंग फॉर योर नॉर्मल स्कूल एंड बोर्ड एग्जाम्स, तो ऑब्वियसली उसमें आप ऐसे पागलों वाला नहीं पढ़ते ना। 9th-10th में कितनी करते थे तो याद ही नहीं मेरे को। 9th-10th इतना सा बात है, बस इतनी, बस ये 9th-10th है, ये है 9th-10th टोटल, और जो आपकी 11th-12th है वो इतनी है। अब आप अपने आप देख लो कि 9th-10th में जो पढ़ा हुआ है और 11th-12th में कितना पढ़ना है आपको। 9th-10th में थोड़ा टाइम भी दे दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11th-12th में तो आपको फिर पढ़ना तो ही। फिर भी 9th-10th में बता दो इनको कितना पढ़ते थे, 9th याद करो ना, सोचो अब आप रिमाइंड करो आप। मतलब 3-4 तीन घंटे क्योंकि मैथ डेली का सेल्फ स्टडी है, क्योंकि मैथ्स और साइंस ही पढ़नी होती थी ना, बाकी सब्जेक्ट्स तो हम नहीं पढ़ते थे रोज़, ऑब्वियसली इंग्लिश SST वगैरह तो जब पेपर होता था तभी पढ़ते थे, नॉर्मली मैथ्स और साइंस ही रोज़ करना होता, तो आई गेस 3 घंटे बहुत होते थे मतलब 3 घंटे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। इन शॉर्ट ये 3 घंटे रोज सेल्फ स्टडी कर रही थी मैथ्स और साइंस की, वो बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो आप अपने दिमाग में जो है वो रखो कि एटलीस्ट 1.5 घंटा मैथ्स कर रहे हो, 1 घंटा आप साइंस कर रहे हो, तो आपका मैनेज जो है वो हो जाएगा, ठीक है, सेम फॉर द 9th, ठीक है। और कोई सवाल बेटा इधर, नवप्रीत, पलक, एक और क्वेश्चन है। जैसे नीट का काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो आप जब न्यू चैप्टर्स करते थे फिर ओल्ड चैप्टर को मतलब रिवाइज कैसे करते थे, उसका टाइम टेबल थोड़ा। हाँ मतलब ये अच्छा सवाल है, मैं एक बार फिर से रीफ्रेज कर रहा हूँ यार इसको प्लीज़। तो ये क्या क्वेश्चन है कि मतलब हम नया सिलेबस भी करते रहे, साथ में पुराना भी मैनेज करते रहे, तो पुराना कैसे रिवाइज करते थे जब नया चल रहा होता था, कि आपका जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज क्लासरूम में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म करके मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया, ठीक है, और मैग्नेटिज्म के सारे रिगरस लेक्चर्स लग रहे हैं, तो आप क्या उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे फोकस करते थे या क्लासरूम में जब मैग्नेटिज्म चल रहा था उसी पे फोकस रहता था, ये चीज़। जो क्लास में चल रहा है ऑब्वियसली प्राइमरी फोकस तो उस पर रहता है, बिकॉज पहली बात वो चीज़ नहीं है, अभी उसको अच्छे से पढ़ना, ग्रास्प करना, प्रैक्टिस करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और बाकी जो पुराना चैप्टर्स होते हैं आई गेस उनकी रिवीजन बेस्ट थ्रू द टेस्ट ही होती है, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हो ही जाता है। अभी जो अगर सपोज मैग्नेटिज्म चल रहा है, यू शुड फोकस ऑन दैट, उसको प्रैक्टिस करो, उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो। इलेक्ट्रोस्टैट्स का जब टेस्ट होगा, भैया बहुत टेस्ट लेते हैं, आई गेस इनफ रिवाइज हो जाती है वो चीज़ें, तो उसका इतना बर्डन लेने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो मतलब पता एक ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं टेस्ट देना, चलो वो है, इनका क्या रहता है कि इनकी क्या प्रॉब्लम है जो मैं फील करता हूँ, जैसे मान लो मैंने अभी मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म की, ठीक है, ये थोड़े दिन में जागेंगे और मॉडर्न फिजिक्स शुरू कर रहे होंगे,
फिर मेरा इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो रहा होगा, इधर से इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से बैकलॉग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका बैकलॉग था 11th-12th में? वैसे मुझे लगता नहीं है होगा, नहीं था ना? नहीं था। देख लो बेटा, ये डिफरेंस मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। बैकलॉग से मतलब ये है कि यहाँ पे आपने पुराने चैप्टर्स जितने हो गए हैं वो किए ही नहीं हुए, और नए चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे चलते जा रहे हैं, लेकिन आपने पुराने बहुत सारे पेंडिंग है, उसको हम लोग बैकलॉग जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो आपके कितने बैकलॉग्स थे अपने टाइम में जो है, ठीक है? मतलब मेरा प्राइमरी कंसर्न तो यही था कि बैकलॉग ना हो, बिकॉज बैकलॉग कवर करना बहुत मुश्किल है। एक पिछला करो फिर नया करो, साथ में ये दोनों चीज़ें कॉपरेट करनी बहुत मुश्किल है। सो आई यूज़ टू ट्राई कि बैकलॉग हो ही ना, बट ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि कभी भी नहीं होता था। फॉर सम ऑफ द टाइम एक आधा टॉपिक चैप्टर का हो भी जाता था, तो आई डोंट थिंक कि एक चैप्टर का बैकलॉग कवर करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। लाइक फ्राइडे स्टार्ट करो, फ्राइडे सैटरडे संडे तक ख़त्म हो जाता था वो एक चैप्टर। बस मतलब वो शिद्दत चाहिए ना करने की। यू शुड रियलाइज़ कि तुम्हारा कहाँ वीक पॉइंट है, तुमने क्या छोड़ा हुआ है, एंड अगर वो छोड़ दिया है तो उसको करो। अगर छोड़ा हुआ छोड़ दोगे फिर वो एंड तक छूटा रहेगा, फिर वो होगा नहीं। उसको जितना जल्दी हो सके यू शुड वर्क ऑन इट। एक वीकेंड में हो जाता है बैकलॉग तो कवर, बस करने का मोटिवेशन एंड शिद्दत होनी चाहिए। लेकिन आपने एक चीज़ मिस कर दी, ठीक है, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वो ये कि इसने बोला मेरा चैप्टर बैकलॉग नहीं है। अब मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसने जो बोला, इसने बोला एक आध टॉपिक अगर किसी चैप्टर में मेरा बैकलॉग है तो वो मैं आराम से वीकेंड पे कवर कर लेती थी, ठीक है, एक आध टॉपिक। अब हमारे जब 2-2 3-3 चैप्टर्स एज अ बैकलॉग हैं तो वो शिद्दत की भी, इसको बोलते हैं, ऐसी तैसी हो जाती है बेचारी, क्या करे शिद्दत इसके अंदर, ठीक है वो। पर ठीक है, जब जागो तब सवेरा। अब आप आगे मत क्रिएट होने दो जिसकी पेंडिंग है, बाकी कोशिश करो कि वीकेंड्स पे जो है वो तुम्हारे सारे पुराने पेंडिंग काम जो है वो निकलते रहें, फिर तो मुझे लगता है हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। और कुछ रैंडम है कुछ दिमाग में इधर? बोलो, कोई है आपका अच्छा क्वेश्चन? 6th 7th 8th की कुछ पूछना हो, इससे 5th की पढ़ाई पूछनी हो चलो सम अप करें, है ना? फिर तो चलो कर दो बंदे यार।